G20 में साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा तस्वीरें लगी हैं किसकी? नरेंद्र मोदी की। ताशकंद दोहराया जा सकता है। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी एससीओ से आने के बाद कभी बड़े विदेश दौरे पर नहीं गए? बदनामी चीन की होती, नुकसान भारत का होता और मजे कोई और कहीं और बैठकर ले रहा होता। अमेरिकी एजेंसियों ने हो हल्ला क्यों नहीं मचाया? अपने ही ऑपरेटिव के मरने पर दुनिया में हंगामा हो जाता कि आखिर वेस्टिन होटल के अंदर CIA का एक ऑपरेटिव कर क्या रहा था। दर्शकों, दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, बहुत बड़े बड़े देश जिन्होंने हमेशा दुनिया को अपने हिसाब से चलाया, अपने मतलब से चलाया, वो आज भी दुनिया को वैसे ही देखते हैं, और खासकर भारत जैसे देशों को। लेकिन भारत और भारत की नीतियों के पीछे या भारत की नीतियों के साथ आने वाले भविष्य के उभरते भारत का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी कुछ और कर रहे हैं, और यही रुकावट दुनिया के कुछ देशों और ताकतों को परेशान कर रही है। यही कारण है कि उन्हें यह लगता है कि भारत की विकासशीलता में, भारत की बढ़ती हुई गति में एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा मददगार है वो नरेंद्र मोदी है। इसीलिए भारत को रोकना है तो नरेंद्र मोदी को रोको। नरेंद्र मोदी ही अगर नहीं होंगे तो भारत की विकास गति नहीं होगी। इसीलिए वो हर तरह से नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ताशकंद दोहराया जा सकता है। जो कुछ लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ ताशकंद में, वो सब करने की कोशिश हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। दर्शकों, महीनों भर पहले हमने आपको यह बताया था कि जब नरेंद्र मोदी चीन में थे, कुछ ऐसी साजिश वहां SCO के दौरान हुई कि पुतिन यानी राष्ट्रपति पुतिन को कई मिनटों तक, 15 से 20 मिनट तक नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा नरेंद्र मोदी के होटल के बाहर। और फिर जब नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, 40 मिनट तक नरेंद्र मोदी जिस होटल में ठहरे हुए थे उस होटल के इर्द गिर्द पूरा का पूरा काफिला जो राष्ट्रपति पुतिन का था उस इलाके में 40 से 45 मिनट तक घूमता रहा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष की कार में या नरेंद्र मोदी की कार में कोई राष्ट्राध्यक्ष आकर पहली बार बैठा हो, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि यह किसी तीसरे देश में हो रहा था। कहने का मतलब, अगर नरेंद्र मोदी US गए हैं तो वो ओबामा के साथ बैठे हैं। अगर बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया आए हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू या नरेंद्र मोदी मान लीजिए इजराइल में हैं तो नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू एक गाड़ी में बैठे हैं। अगर प्रधानमंत्री जापान में हैं तो वहां बुलेट ट्रेन में वो जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बैठे हैं। लेकिन आप किसी तीसरे देश में हैं, मतलब चीन मेजबान है, रूस भी मेहमान है, भारत भी मेहमान है। ऐसे में जब दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों का, हमने पहले बहुत बार इस बात की चर्चा की है, एक एक मिनट तय होता है कौन कहां जाएगा, कौन किससे मिलेगा, कितनी देर कहां रुका जाना है, कितनी देर की कौन सी मीटिंग होगी। ऐसे में पुतिन जैसे व्यक्ति को 15 मिनट तक वेट करते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और उसके बाद 40 मिनट तक काफिला यूं ही घूमता रहता है। दुनिया के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसको बहुत अजीब बताया था और बाद में यह जानकारी निकल करके आई कि कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी अनहोनी घटना थी जो पुतिन ने या रूस की मदद से भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने वो अनहोनी को टाल दिया और वो अनहोनी को रोका गया, और उस अनहोनी के तार बाद में ढाका से जुड़े थे। आज हम उसी ढाका वाली कहानी पर आना चाहते हैं कि आखिर ढाका में वो जो अमेरिकी अफसर था जिसका नाम है जैक्सन, अब उसमें नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि CIA को यह पता था कि जैक्सन की मौत 48 घंटे पहले हो चुकी है। बावजूद CIA ने 48 घंटे से ज्यादा तक अपने उस ऑपरेटिव का, अपने उस एजेंट का शव ढाका की इस वेस्टिन होटल से क्यों नहीं निकाला?
लोगों के जहन में यह बात लंबे समय से थी कि भाई जब किसी भी सुरक्षा एजेंसी को यह बात पता लग जाती है या कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन इस तरह का जब प्लान किया जाता है तो उसको दूर से वॉच भी किया जाता है, लगातार उसकी निगरानी भी होती है। और जब कोई आपका असेट कुछ घंटों से ज्यादा तक अगर आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो फिर तुरंत उसको एक्सट्रैक्ट करने की यानी निकालने की भी योजना बनाई जाती है। लेकिन CIA का जब कांटेक्ट अपने ऑपरेटिव से नहीं हो रहा था ढाका में, फिर भी CIA ने आखिर वेस्टिन होटल के अंदर अपने उस ऑपरेटिव का शव ऐसे ही क्यों छोड़ा, यह एक बड़ा सवाल था। दुनिया को यह बात तो पता लगी, इस बात की जो कहानी दुनिया के सामने आई जिसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसी व्यूह रचना रची जा रही थी जिसमें चीन की धरती था, चीन की धरती का इस्तेमाल होना था, नरेंद्र मोदी निशाने पर थे और शक की सुई कहीं ना कहीं चीन और रूस पर जाता। क्यों? क्योंकि ताशकंद के आरोप आज तक रूस पर लगते हैं। आज तक रूस की खुफिया एजेंसी को लेकर जो एक पैटर्न बनाया गया वेस्टर्न मीडिया के द्वारा, आज भी लाल बहादुर शास्त्री की मौत को रूसी एजेंसी से जोड़कर देखा जाता है। यह बदनामी रूस के साथ एक बार जुड़ चुकी थी और जैसे ही यह बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी केजीबी और खुद राष्ट्रपति पुतिन को हुई, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। आपको यह बात पता है कि पुतिन खुद भी एक खुफिया अधिकारी रहे हैं, खुफिया जासूस रहे हैं। उन्हें पता है कि इस तरह के सिचुएशंस को, इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस को कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। और फिर बताया यह जा रहा है कि इसमें भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इन्वॉल्व होती हैं और एक ऑपरेशन चलाया जाता है और जिसके बाद उस हर खतरे को खत्म किया जाता है जो नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहा था या फिर कुछ ऐसा प्लान कर रहा था कि वहां बदनामी चीन की होती, नुकसान भारत का होता और मजे कोई और कहीं और बैठकर ले रहा होता। और इस बात की जानकारी सही समय पर समय रहते भारतीय एजेंसियों सहित रूसी एजेंसीज को हो गई। और यही कारण है कि जब आप नरेंद्र मोदी और पुतिन की वो मुलाकात देखेंगे तो वो बहुत एबनॉर्मल सा है। आप प्रधानमंत्री के चेहरे की भाव भंगिमा देखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तो खुद भी कहा था जब वो जापान और चीन के दौरे से आए थे लौटकर, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। जब पहला वीडियो डीएनपी इंडिया ने किया था इस पूरे विषय पर, उसके 10 दिन 15 दिन बाद देश की मीडिया ने, दुनिया के अखबारों ने, टेलीविजन ने, यूट्यूब चैनलों ने इस खबर को करना शुरू किया था। अखबारों ने सीधा सीधा लिखा जिसमें कहा गया बांग्लादेश के चटगांव नेवल बेस गया था अमेरिकी स्पेशल कमांडो, पीएम मोदी की हत्या की थी साजिश या नॉर्थ ईस्ट पर नजर। कुछ ऐसा तो हो रहा था ढाका में और जिसको अमेरिका नहीं चाहता था एक्सपोज हो। अब सवाल है जो हमने आपसे पूछा कि आखिर इस अमेरिकी अफसर का शव ये पता होने के बाद कि हमारा एसेट ढेर हो गया है, हमारे एसेट को होटल में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बावजूद इसके CIA ने एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन क्यों नहीं चलाया या फिर इसके शव को वहां से क्यों नहीं निकाला। तो इस पर एक बड़ी बात कही है जो भारत के खुफिया एजेंसियों में सर्विस दे चुके हैं, NSG में रह चुके हैं। लकी बिस्ट किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लकी बिस्ट का यह कहना है कि CIA को इस बात की जानकारी थी। CIA लगातार अपने एजेंट की यानी असेट की निगरानी कर रहा था और बैकअप प्लान के तौर पर वो लोग ऑलरेडी तैयार होंगे, लेकिन CIA ने उसको वहां से एक्सट्रैक्ट इसीलिए नहीं किया या उसको वहां से निकाला नहीं उसका शव, इसलिए क्योंकि CIA दुनिया में एक्सपोज नहीं होना चाहता था। CIA सीधे सीधे इस बात का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। दुनिया में हंगामा हो जाता कि आखिर वेस्टिन होटल के अंदर CIA का एक ऑपरेटिव कर क्या रहा था और उसको CIA सीधे क्लेम नहीं करना चाह रहा था। CIA ये चाह रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन 3 दिन बाद जब भी ये बात आए, ये बात होटल की तरफ से आए कि भाई दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा है, हमारा गेस्ट अंदर है, क्या बात हो गई। दरवाजा फिर बाद में तोड़ा जाता है, अंदर से अमेरिकी अफसर की बॉडी मिलती है और फिर
उसके बाद अमेरिकी एजेंसीज जो हैं एक्टिव होती हैं। बांग्लादेश में जो ढाका में जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके लोग आनन फानन में आते हैं। कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट कुछ नहीं होती, और सीधे एक बॉडी बैग में जॉनसन की बॉडी को रखा जाता है और उसको लेकर 9-2-11 और उसके बाद सीधे बॉडी चली जाती है अमेरिका। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं। इस पर लोग सीधे CIA पर बात करने या आरोप लगाने से भी बचने। CIA ये चाहता था कि इस बात का जिक्र, चाहे अगर 7 दिन तक उस होटल का कमरा नहीं खुलता तो भी CIA के लोग इस बॉडी पर क्लेम नहीं करते या फिर सीधे होटल जाकर इस बॉडी को नहीं निकालते। वो ये चाहते थे कि होटल का स्टाफ कह दे, होटल ही कह दे, भाई रूम सर्विस में लोग रोज आ रहे हैं, अब रोज ही गेस्ट अगर दरवाजा नहीं खोल रहा है तो होटल के लोगों को शक तो होगा कि भाई हमारा गेस्ट क्या हो गया, अचानक से दरवाजा अगले 3 दिन से या 2 दिन से नहीं खुल रहा है। तो बाद में शव मिलता है और उसके बाद एम्बेसी के लोग आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। तो पूरी कहानी जो लकी बिश्त ने बताई है वो यही कि CIA को ये पता था कि उसके ऑपरेटिव की ये मौत हो गई है, उसका एजेंट होटल में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, वो इस कोवर्ट ऑपरेशन को नहीं रोक सके, वो अपनी तरफ आ रहे खतरे को नहीं रोक सके, और वो ये नहीं चाहते थे कि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज में एक तरह का तूफान मच जाए अगर CIA सीधे क्लेम कर देता तो। और इसीलिए गुपचुप तरीके से बगैर हो हल्ला किए वहां से इस डेड बॉडी को निकाला जाता है और सीधे सीधे इस खबर को दबाने की कोशिश की जाती है अमेरिकी मीडिया द्वारा। SCO में खतरा कितना बड़ा था नरेंद्र मोदी खुद बता चुके हैं। इशारों में हर चीज सीधे बोलने बताने की नहीं होती है। खतरा इतना बड़ा था कि SCO से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने में कोई बड़ी विदेश यात्रा पर गए ही नहीं, और इसमें कई ऐसे मौके थे जब आमतौर पर प्रधानमंत्री जाते हैं। इसमें बड़ा मौका था आसियान का समिट, आपको याद है, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए। बताया यह गया कि भारत सरकार इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहती है जहां डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हों और फिर वहां नरेंद्र मोदी मौजूद हों। आमने सामने की मुलाकात तब तक भारत सरकार नहीं चाहती है जब तक ट्रेड डील पर अमेरिका और भारत के बीच कुछ तय नहीं हो जाता, सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता। और यही दुनिया भर में लिखा गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी SCO से आने के बाद कभी बड़े विदेश दौरे पर नहीं गए। एक ही दौरा उनका हुआ, वो भी भूटान का। तो भूटान तो बगल में है, समझिए भूटान तो अलग देश का, अपना देश ही है। इसके अलावा अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका G20 में। G20 में साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा तस्वीरें लगी हैं किसकी? नरेंद्र मोदी की। अब जब नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, बड़े अचरज की बात यह है कि G20 के सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं। अब इन तारों को आप जोड़िए और समझिए कि आखिर कितनी बड़ी बात चीन में टाल दी गई। ढाका में क्या कुछ ऐसा था जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और अमेरिकी एजेंसियों ने हो हल्ला क्यों नहीं मचाया अपने ही ऑपरेटिव के मरने पर? आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।